दिस इज विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइट। प्राकृतिक आवाज आती रहेंगी अर्थात झिंगुर बोलते रहेंगे, पर आपको खाली पढ़ना है और परेशान करके रख दिया। ठीक है, तो कल का जो टॉपिक रह चुका मैं पढ़ा चुका हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में एक पार्ट हो चुका है, जिसमें मैं 70-73 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करके 1858 के स्टार्टिंग पोर्शन तक वो पोर्शन चला था। उसके बाद में आज अपन 1858 के बाद से ही हम भारत शासन अधिनियम पढ़ते हैं। तो जो 1858 का भारत शासन अधिनियम, अब बात क्या है, मैंने कहा था अधिनियम ये जो आया, आपको पता था कि इससे पहले 1857 में आपको पता है कि क्रांति हो चुकी है, 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति दोबारा ना हो उसको ध्यान में रखते हुए 1858 का एक्ट आया और पूरा का पूरा शासन भारत का ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था, ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। तो अब जो भी शासन होगा, जो भी इसका निर्धारण होगा, वो ब्रिटिश महारानी के नेतृत्व में चलेगा। ठीक है, तो 1858 का हम एक्ट देख लेते कि इस एक्ट में क्या क्या विशेष चीजें रखी गई। अब है क्या, सबसे पहली चीज 1858 की क्रांति एक्ट में बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर जैसे पद, इन दोनों को समाप्त कर दिया। और ये कब लाए गए थे, तो ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन आया था, जो मैंने कल बताया था आपसे, पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन आया था। और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर में जो बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर अर्थात जो नियंत्रक था, इसका प्रभाव, इसका जो पावर थी, ये बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर पर था, यानी ये इस पे कंट्रोल करने का काम करता था। ठीक है, तो इन दोनों पद को जो इसमें खत्म कर दिया गया, तो इसकी जगह एक नया पद का सृजन किया गया और भारत का राज्य सचिव था, यानी सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाएगा उसको इंग्लिश में, भारत का राज्य सचिव। और ये भारत का जो राज्य सचिव था, ये सीधे अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश महारानी या ब्रिटिश संसद जो भी था उसको ये अपनी रिपोर्ट देता था, अर्थात ये पावरफुल बंदा था। तो ये भारत में इनका प्रतिनिधित्व करता था और इनके नीचे जो काम करेगा या इनकी सलाह से जो काम करेगा, वो एक पद इस समय बनाया गया था, वायसराय पद बनाया गया था। मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूं यहीं पर। 1858 के एक्ट के अधीन में भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल जो व्यक्ति था, उसका पद बदलकर क्या कह दिया गया कि अब वो वायसराय कहा जाएगा। असल में थे दोनों, पर जब ये ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व भारत में कर रहे होंगे तब ये वायसराय के रूप में होंगे, और जब एरिया में काम कर रहे होंगे तो ये गवर्नर जनरल, नहीं, दोनों पद थे, अलग नहीं थे। ठीक है, तो अपन दो पॉइंट देख लिए, एक तो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर, और उसकी जगह क्या आ गया, भारत का राज्य सचिव आया, और भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। तो वो बंदा कौन होगा जो भारत का वायसराय बना होगा, तो वो बंदा था लॉर्ड कैनिंग। तो हुआ क्या कि 1857 में तो कैनिंग आ चुके थे, तो 1857 में अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय दोनों कौन थे, तो कहेंगे आप वो बंदा कौन था, कैनिंग था। और कैनिंग फाइनली महारानी ने जो घोषणा की कि अब जो शासन होगा इन्हीं के अधीन में होगा, तो वो 1 नवंबर 1858 को इसकी घोषणा की जाती है इलाहाबाद में। और ये घोषणा कौन कर रहे हैं, मिस्टर कैनिंग कर रहे हैं, उनकी तरफ से, ब्रिटेन की महारानी की तरफ से।
ये फैक्ट था 1858 के कुछ। आगे क्या हुआ, आगे और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि मुगल जैसे पद को फिनिश कर दिया गया और जो राज्य सचिव था इनकी मदद के लिए 15 सदस्यीय एक मंत्री परिषद भेजी गई भारत में इनकी मदद करने के लिए। किसकी? भारत के राज्य सचिव की। ठीक है, इसके बाद में और कुछ पॉइंट कैसे हैं देखिए। हाँ, तो वायसराय हो गया और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर, ये कुछ पद हो चुके हैं। अब इसके अलावा अपन और इसमें कुछ तो ऐसा है नहीं 1858 के एक्ट के अधीन में, आई थिंक, हाँ और कुछ नहीं। अब हम देख लेते हैं 1861 का एक्ट। ठीक है, तो इसके बाद में जो एक्ट आने वाला है 1861 का एक्ट, उसमें खाली दो चीज इंपॉर्टेंट है। 1861 का जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था, इसमें ऐसा कहा गया कि 1861 के एक्ट के अधीन में गवर्नर जनरल को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश लाने का या पारित करने का अधिकार मिला। और इसकी जो ड्यूरेशन थी टाइम वो 6 मंथ थी। और आपको पता होगा कि वर्तमान में अध्यादेश लाने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत के राष्ट्रपति के पास में और अनुच्छेद 123 के अधीन रखा गया है। और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी 6 मंथ है, अर्थात दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ठीक, तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश लाने का अधिकार मिल गया। और इसी एक्ट के अधीन मतलब सन 1861 में ही भारत में हाई कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के अधीन में की गई। ठीक, इसके बाद में जो एक्ट आने वाला है वो 1876 का एक्ट है। और एक फैक्ट यही हम देख लेते हैं कि 1 जनवरी 1884 को पूर्ण रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है, मतलब फिनिश कर दिया जाता है। ऑफिशियली वो डेड हो चुकी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतया भंग कर दी जाती है। ठीक, ये एक फैक्ट में आप स्टार में लगा लीजिएगा। अब जो 1876 का जो शाही उपाधि अधिनियम है 1876 का शाही उपाधि अधिनियम में भारत की सामग्री घोषित की जाती है ब्रिटेन की महारानी को। अब इस शब्द का मतलब क्या है? जैसे होता नहीं, आपके घर में आप कहीं रेंट पर लेते हैं तो मकान मालिक की जो वाइफ मकान मालकिन कहा जाता है, वैसे यहाँ पर जो वहां की शासिका हैं उनको भारत की महारानी घोषित कर दिया जाता है। अर्थात सामग्री शब्द इसी के लिए होता है। यह सम्राट की पत्नी को भी साम्राज्ञी कहा जाता है। और वैसे आपको पता है कि एलिजाबेथ जैसी शासिका रह चुकी हैं तो वो तो सीधे महारानी है। तो साम्राज्ञी का अभिप्राय यही होता है कि भारत की जो महारानी उनको घोषित कर दिया गया है 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के माध्यम से। तो अभी तक आप 1858 का देख चुके हैं अधिनियम, फिर 1861 का देखे हैं, फिर 1876 का आप देखें। ठीक है, इसके बाद में 1892 का एक्ट आने वाला है। इसके बाद में 1892 का एक्ट है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। जैसे आपने देखा होगा कि 1813 के बाद में 1833 का एक्ट आया है, फिर 1833 के बाद में 1853 का एक्ट है।
ठीक है ना। तो ये 20-20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र जो थे उनको बढ़ा दिया जाता था कि आप भारत में अपना व्यापार करते रहे। तो चार्टर एक्ट 1853 तक चला था भारत में। जो आदेश पत्र होता है या राजलेख होता है उसी को चार्टर कहा जाता है, ठीक, इंग्लिश उसकी होती है। तो भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले अप्रत्यक्ष चुनाव स्टार्ट होता है, चुनाव प्रणाली स्टार्ट होती है। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या है, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन। आप कहेंगे कि जैसे आपने पीएम सीएम जैसे उम्मीदवार को आपने चुना, पर जैसे ही आप ऐसे सांसद या विधायक को चुनते हैं तो ये जब अपना नेता चुनते हैं, या जैसे आप मान लीजिए कि सांसद को आप चुन के भेजे हैं, अब इन लोगों की वोटिंग हो रही है, तो जैसे प्रेसिडेंट जैसे पद को जब आप चुनते हैं तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन, भारत में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट में जहां पर आपका डायरेक्ट हस्तक्षेप ना हो, डायरेक्ट इंटरफेयर ना हो, इनडायरेक्ट इलेक्शन के अधीन में आता है, ठीक है। तो भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अर्थात अब इलेक्शन के माध्यम से कुछ पदों का सृजन होने वाला है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यानी कि भारत में जो इनकी जो गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, काउंसिल, उसमें भारतीय सदस्यों को भी ऐड करने लगे। जैसे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे सदस्य थे जिनको जोड़ा गया, और विधि सदस्य के रूप में जैसे सत्येंद्रनाथ टैगोर को ऐड किया गया, पहले आईसीएस अधिकारी भारत के रह चुके हैं। तो ये सारी चीजें आगे आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो भारत परिषद अधिनियम, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन की स्टार्ट हो जाती है, और जो राजस्व पर जो व्यय है और बजट है उस पर क्या करने का अधिकार मिला, बहस करने का, यानी डिबेट करने का अधिकार मिला है। राजस्व व्यय और बजट पर बहस, वाद विवाद करने का, ठीक है, वाद विवाद का। इसी का अपग्रेडेड वर्जन 1892 के बाद के अधिनियम में आएगा, जहां पर पूरक प्रश्न भी पूछने की बात कही जाएगी। तो 1892 के एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है जो एग्जाम में पूछा ही गया कि बजट पर बहस करने का अधिकार, किंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था इसमें, ठीक है। तो बजट पर बहस की बात 1892 के एक्ट के अधीन में लाया गया, भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। अब इसके बाद में 1892 के एक्ट के बाद में आपको पता है सन 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। तो 1909 का, इसको पहले तो कहेंगे भारत परिषद अधिनियम, इसका दूसरा नाम मिस्टर मार्ले और मिंटो। मार्ले थे राज्य सचिव, जो 1858 के एक्ट के अधीन पद का सृजन किया गया था, ये पद बनाया गया था। और मिंटो भारत के उस समय के क्या थे, वायसराय, जो 1858 के एक्ट के अधीन ये शब्द आपको देखने को मिलता है। और वो बंदा पहला कौन था, अभी जस्ट मैंने बताया था, वो लॉर्ड कैनिंग था। तो 1909 के एक्ट के अधीन मार्ले मिंटो सुधार था। और ये मिंटो बंदा ऐसा है कि भारत में सांप्रदायिक, एक सेकेंड मैं इनको थोड़ी सी डाल लूं, तो भारत में जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की जो स्टार्ट होती है, उसका जो समर्थन बंदा जो करने वाला है, उसमें भारत का जो वायसराय था वो था मिस्टर कैनिंग, सॉरी मिस्टर मिंटो थे, क्योंकि ये भारत के वायसराय थे। तो सांप्रदायिक जो चुनाव था उसका या निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, यानी कम्युनल जो इलेक्शन था उसका जो फादर कहा जाएगा, तो आप कहेंगे मिस्टर कौन थे, मिंटो थे, ठीक। सांप्रदायिक चुनाव के जनक। अब क्या था, कैसे, देखिए, जितना हो गया अभी देखिए। फैक्ट तो बहुत है, पर आपका एग्जाम जो वनडे है उसके लिए ये बहुत ही कोर पॉइंट है जो आप देखते हैं। मार्ले मिंटो। अब आगे क्या देखते हैं, पहली बार इसमें मुस्लिमों को
पृथक चुनाव का अधिकार मिला। अब ये है क्या, आपको पता है कि सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। ढाका में सलीमुल्लाह खां उस समय अध्यक्ष रहे थे। तो ढाका में स्थापना कर दी जाती है और जब इसका कांग्रेस समर्थन कर देता है, अर्थात सबसे बड़ी विडंबना वहीं से प्रारंभ हो जाती है। समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जैसे ही कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया, यानी औपचारिक संस्था के रूप में इसको बना दिया, अब यहीं से बीज उत्पन्न हो गया भारत का विभाजन करने, डिवाइड एंड रूल का, जो अंग्रेजों का विशेष सोचता है। भारत को दो कम्युनिटी में पहले आप डिवाइड करिए, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में। उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, हिंदू में भी आप एससी को अलग वर्ग कर दीजिए, ओबीसी को अलग कर दीजिए और अपना शासन करो, यूनिटी भारत से खत्म हो जाए। तो कांग्रेस के समर्थन के कारण मुस्लिम लीग जैसा पद बना। और आपको पता है रहमत अली चौधरी हो, जिसे पाकिस्तान शब्द का चयन करना हो, और आपको पता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े फेवर करने वाले जिन्ना, मिस्टर जिन्ना, वो ऐसे व्यक्तियों का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ और वो सब इसको आगे काफी बढ़ाते हैं। और भारत में मतलब भारत को दो भाग में डिवाइड करने का इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, सहयोग, ठीक है। तो मुस्लिम लीग पृथक चुनाव का अधिकार मांग रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम ही व्यक्ति खड़ा होगा और मुस्लिम ही व्यक्ति उसको क्या करेगा, वोट देगा। मतलब इसमें अदर रिलीजियस पर्सन की जब इंटरफियर ही नहीं होगा तो समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है। भारत में लोकतंत्र है, कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है, वोट सभी देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया। तो मुस्लिमों को पृथक चुनाव का अधिकार 1909 के एक्ट के अधीन किया गया। आगे अभी आप 1919 के एक्ट में पढ़ेंगे तो उसमें महिलाओं को, एससीओ को, सिखों को, ईसाइयों को भी ऐसा अधिकार दिया जाएगा। तो 1909 के एक्ट में मुस्लिमों को पृथक चुनाव की बात कही गई। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद में अपन देख लेते हैं, कुछ ऐसा तो ही नहीं तो जो छूटा जा रहा है। हाँ, अभी मैंने आपको बताया था कि 1892 में बजट और राजस्व पर बहस करने का अधिकार दिया गया और इसमें कहा गया, इसमें पूरक प्रश्न पूछने को भी दे दिया गया। पूरक प्रश्न किस पर, बजट पर। गजब की डिबेट होगी, भैया कैसे क्या हो रहा है, आप इसकी रिपोर्ट हमें दीजिए। तो बजट पे पूरक प्रश्न की बात कहेगी। और इसमें प्रांतीय जो विधान परिषद थी, इनकी संख्या में वृद्धि की गई। और पहले जो कार्यकारिणी जो संस्था थे, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है, उसमें पहले भारतीय सदस्य को जोड़ दिया गया। और वो बंदा कौन था, अभी मैंने आपको बताया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये पहले व्यक्ति थे जिनको इसमें ऐड किया गया 1909 के भारत परिषद अधिनियम अर्थात मार्ले मिंटो सुधार के अधीन में। और आपसे पूछा जाए कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन थे, तो आप बताएंगे मिस्टर मिंटो थे। और मिस्टर मिंटो भारत के वायसराय और मिस्टर मार्ले इंग्लैंड की तरफ से भारत के राज्य सचिव अर्थात सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे। ठीक है। अब इसके जस्ट बाद में आपको पता है सन 1917 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया और उसका सुधार 1919 के अधीन में किया गया। तो अर्थात 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जस्ट इसके बाद आने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है तो अपन उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। तो बस थोड़ा बहुत प्रयास किया गया अपनी बात आपके सामने रखने का। यदि चीजें आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।